जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर इस नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वह टॉपिक होगा हमारे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.5 के बारे में। इस पाठ में हम लोग जानेंगे, हालांकि यह वज्र गुणन विधि का यह पाठ है। इस पाठ में हम लोग वज्र गुणन विधि से बनने वाले समीकरण और वज्र गुणन विधि से होने वाले समीकरण का हल विधि, उस विधि से हम लोग इसका हल करेंगे और जानेंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में 3.4 के बारे में पढ़ा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, और इस पाठ में हम लोग उसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मेथड से और शॉर्ट मेथड से इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे 3.5। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5 में कि क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी मैथ में। हम लोग इसको बहुत ही बारीकी से जानेंगे। और ये बात ध्यान रहे, परीक्षा जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें सारे के सारे अधिकांश सवाल एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। 85-90% सवाल जो है 90% सवाल एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। 10% सवाल आउट ऑफ स्टैंडिंग बुक जैसे केसी सिन्हा हुआ, आरडी शर्मा हुआ और सारे कुछ बुक्स हैं जो कि उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन केसी सिन्हा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। 10% ही बाहर से और 90% एनसीईआरटी मैथ से ही आता है। इसलिए एनसीईआरटी मैथ को फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा हमको पढ़ना होगा। देखते हैं पहला नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है? यदि किसका हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। इनका कहना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। देखते हैं इसके सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल है, x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। यहाँ देखिए सवाल, तो ये आपका ज्ञात करें। देखिए सवाल में जब हम लोग आते हैं, इस सवाल को जरा फोकस करना है। यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ देखिए कंपैरिजन में, जैसा कि हम लोग एक स्पेशल टॉपिक बनाए हुए थे इस पाठ का, पाठ परिचय। पाठ के परिचय में हमने बताया था कि द्विघात, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको 4 विधि से हम लोग 5 विधि से हल करने के लिए बताए थे। प्रतिस्थापन विधि, जिसमें बताए थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आलेख विधि, और आएगा अगला नंबर तुलनात्मक विधि। एक होता है वज्र गुणन विधि।
आज हम लोग इस पाठ में दो विधि का उपयोग करेंगे, तुलनात्मक और वज्र दोनों का। इसमें हम लोग तुलनात्मक और वज्र, तुलनात्मक विधि से हमें इतना ही ज्ञात किया जा सकता है, तुलनात्मक विधि से हमें तुलनात्मक विधि में हम लोग ये जो तुलनात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि में हम लोग ये ज्ञात करेंगे बीजगणितीय निरूपण और आलेख ज्यामिति निरूपण और बीजगणित निरूपण में। जैसे कि हम लोग यहाँ तुलनात्मक विधि में अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये केवल तुलना करके बताता है कि इसका हल स्वरूप कैसा होगा, इन्हीं सब के बारे में तुलनात्मक में हम लोग बनाते हैं। वज्र गुणन, तो वज्र गुणन एक स्पेशल रूल होता है जिसके बारे में हम लोग स्पेशल बात किए हुए थे। आज फिर हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, इसमें से तुलना करते हैं। जैसे फार्मूला होता है, इसमें से दिया गया है, यहाँ जब हमारा दिया गया है लिखेंगे सॉल्व से, दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया तथा, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं द्विघात, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका स्वरूप होता है a1x1 b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 बराबर 0। इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का हमारा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म होता है। जैसा कि हम लोग इसी प्रकार के फॉर्म में दिया है a1x1, ये जो x है इसके साइड में एक छिपा है, यहाँ ध्यान दें कि यहाँ x1 x जो लिखा है x के साइड में एक छिपा है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। इस वाले फॉर्म को फॉलो करते हुए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या ज्ञात हुआ, a1 का मान कितना हो गया 1, b1 का मान हो गया आपका -3, c1 का मान हो गया -3, a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया -9 और c2 का मान हो गया -2, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे तुलनात्मक, तुलना करने पर तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये होता है इसका फॉर्म। अब इस फॉर्म को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ है 1/3 बराबर -3 बटे -9 बराबर है c1 बटे c2। अब देखिए यहाँ आपका c1 का वैल्यू हो जा रहा है -3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ लेकर आएंगे इसको 1/3 बराबर नोट -3/2। अब याद कीजिएगा फॉर्म, चूँकि यह a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2, तो हम लोगों को यह ज्ञात है, यह इस फॉर्म का स्वरूप है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ हमारा x और y वाला बराबर है, मगर जब अचर पद, जब हमारा अचर पद का स्वरूप नहीं होता है, अचर पद का स्वरूप बराबर या ये जो बराबर नोट होता है, उसका मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ कहा इन्होंने कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसे ही आप वज्र गुणन विधि से हल कीजिएगा, लेकिन यहाँ इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहीं तक समाप्त हो जाएगा, इसका आंसर यहीं तक समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई? लिख रहे हैं? चलिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो इसमें अगर कोई डाउट है, तुलनात्मक विधि का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये कहाँ से आए? ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम लोग इसमें से तीनों दिया है, तो तीनों फॉर्मूला का ही प्रयोग देख लेंगे यहाँ। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे सवाल को आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, तब हम लोग दूसरे नंबर सवाल में चलेंगे। हम लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं।
ये हमारा सवाल दिया हुआ है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये हमारा दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है। अब हम लोग इसको जस्ट उसी विधि से हल करेंगे, जस्ट लेकर आएंगे सबसे पहले जो हम लोग करते आए हैं शुरुआती से ही, उसको आज भी करेंगे। दिया है 2x + y + 5 है, इधर ला लेंगे -5 = 0, 3x + 2y -8 = 0। ये गया इक्वेशन फर्स्ट, ये गया इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 = 2, b1 = 1, c1 = -5, a2 = 3, b2 = 2, c2 = -8। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तुलनात्मक विधि से, चूँकि a1/a2 ये फॉर्म लिख रहे हैं, ऐसा फॉर्म होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरह से अगर हम लोग तुलना करेंगे, यहाँ में 2/3 = 1/2 = -5/-8। यहाँ अगर हम लोग इसको और सरल कर लें तो यहाँ 2/3 = नोट 1/2 बराबर -5 बराबर नोट 5/8। जब हम लोग इस फॉर्म को देखेंगे 2/3 1/2 बराबर नोट 5/8, यहाँ आकर के हम लोग देखेंगे चूँकि यह a1/a2 बराबर नोट b1/b2 का फॉर्म है, का स्वरूप है, ये स्वरूप है, इसलिए इसका अद्वितीय अर्थात केवल एक ही हल होंगे, केवल एक ही हल होंगे। जब यह हम लोगों को ज्ञात हुआ कि केवल इसका एक ही हल होंगे, अद्वितीय अर्थात केवल एक ही हल होंगे, तो केवल यहाँ बोला भी है कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो अब हम लोग इसको वज्र गुणन की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया है अद्वितीय हल के लिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से। अब आएंगे हम लोग वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से लेकर आएंगे, शॉर्ट वाला फॉर्मूला बताए थे वज्र गुणन के लिए, b1c2 - b2c1/a1b2 - a2b1। इसके फॉर्म को हम लोग बैठाएंगे, यानी इसको क्लियर करेंगे। b1 का मान हो जा रहा है 1 गुने c2 का मान हो जा रहा है -8, माइनस b2 का मान हो जा रहा है 2 गुने c1 का मान हो जाएगा -5 बटे a1 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, यहाँ दिया 3 × 1 यहाँ दिया है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे -8 + 10/4 घटाओ 3 बराबर 2/1, यहाँ जाएगा 2/1 बराबर 2, इसलिए टोटल हो जाएगा x का मान 2, इसलिए x का मान हो गया हमारा 2। पुनः जब हम लोग y का फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर हो जाएगा c1a2 - c2a1/a1b2 - a2b1। c1a2 का मान हो गया -5 गुना 3 माइनस 8 गुना 2/2 गुने 2 -3 गुने 1। आगे हम लोग इसको करेंगे तो हो जाएगा -15
+16/4 घटाओ 3 बराबर 1/1 बराबर 1 यहाँ लिख देंगे, इसलिए y बराबर हो गया हमारा 1। अतः फाइनल में आंसर लिख देंगे, अतः फाइनल में जब हम लोग आंसर लिखेंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हो गया हमारा आंसर। अतः x का मान 2 y का मान, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है। जो अद्वितीय हल है उसको हम लोग अद्वितीय हल वालों को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, और जिसका अद्वितीय हल नहीं होगा उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे, अर्थात यहीं तक तुलना करने तक ही हम इसको छोड़ देंगे। आगे जो होगा उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है तो उसको बताएंगे ताकि वो क्लियर हो सके। हाँ, तो ये वज्र गुणन का फॉर्मूला, ये वज्र गुणन का जो फॉर्मूला होता है ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है। इससे जल्दी से, आसानी से और टाइम का बचत हो करके बना सकते हैं। इसको नोट्स कर लेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका कैसे होता है इसका विस्तार पूर्वक हमने एक अलग से टॉपिक बना करके उसको बनाया हुआ था कि वज्र गुणन स्पेशल उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं उसका फॉर्मूला तक। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म इस तरह से हमारा ये बना, इस तरह से 2 नंबर बना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाइए। हम लोग तीसरे नंबर सवाल में चलेंगे, इसके जस्ट तीसरे नंबर सवाल में। इसके तीसरे नंबर सवाल में देखते हैं हम लोग, इसके तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर सवाल कहना चाहता है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। यहाँ देखिए, इस समीकरण को जांच करना है, तुलना करना है कि इसका हल क्या होंगे, और इस विधि से हम लोग इसको बनाएंगे। सॉल्व से लिखेंगे, दिया है 3x - 5y - 20 = 0, 6x - 10y - 40 = 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर हो गया -20, a2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। चूंकि तुलना करने पर b1/b2 बराबर c1/c2 या 3/6 बराबर -5/-10 -20/-40, या करेंगे 1/2 1/2 और 1/2। तीनों का फॉर्म इस तरह से बदला। यहाँ लिखेंगे चूंकि यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के स्वरूप का है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ तुलना करने पर हमें ज्ञात हुआ, देखिए तीनों फार्मूला आ गया। पहला आया आपका कोई हल नहीं, उसके बाद अद्वितीय हल आया, और इसका यहाँ देखेंगे जब हमारा ये तीनों फॉर्म बराबर हो जाए, अर्थात तुलना करने पर ये वाला तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का स्वरूप है, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इस फार्मूला को दिमाग में सेटअप कर के रखिएगा तो हिसाब यहीं तक में बन जाएगा। तो ये 3 नंबर का सवाल यहीं तक में रुक जाता है। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल में चलेंगे। अब हम लोग इसके चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथे नंबर सवाल में देखेंगे पहला का चौथा में क्या कहना चाहता है ये चौथे नंबर सवाल।
देखिए इसका चौथा नंबर जो सवाल है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हमारा सवाल का फॉर्म दिया है और इस फॉर्म के माध्यम से हम लोग आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए सॉल्व से लिखेंगे, सॉल्व से दिया है x माइनस 3y, ये माइनस 7 है ये है, इक्वल टू 0, ये गया इक्वेशन फर्स्ट, तथा 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 3, c1 बराबर माइनस 7, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3, c2 बराबर माइनस 15। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, या अगर हम लोग इसको तुलना करेंगे डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर -3 बटे -3 -7 बटे -15। यहाँ अगर हम लोग आगे देखेंगे 1/3 बराबर 1 बराबर 7 बटे 15। यहाँ जो है इस तरह का स्वरूप बराबर नहीं है, यहाँ लिखिएगा। इसके बाद यहाँ चूँकि यहाँ a1 बटे a2 बराबर नोट b1 बटे b2 के स्वरूप का है, यहाँ यानी यह जो है a1 बटे a2 बराबर नोट b1 बटे b2 के स्वरूप का है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होंगे। इसका अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल ही होंगे। अब लिखेंगे, अब बोला है जब अद्वितीय हल होंगे उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हाईलाइट कर देना इसको, वज्र गुणन विधि से। x बराबर फॉर्मूला हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 माइनस 3 गुने -15 माइनस 3 गुने -7 बटे 1 गुने -3 माइनस 3 गुने -3। आगे देखेंगे सवाल में -45 माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएंगे, माइनस प्लस गुने माइनस हो जाएंगे, 3 सते 21 माइनस यानी 21 बटे -3 प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 तिया 9। आगे चलकर देखेंगे 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ 3 में 2 गया 1, 18 बटे 9 में 3 जाएगा 6, 6 तिया 18, x का मान हमारा 3 हुआ। अब यहाँ कैसे हुआ, -3 हुआ, ये -3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9, -9 गुना -9, तो यहाँ हो जाएगा +9 हो जाएगा। टोटल 45 में 7 आ जाएगा 18 बटे 6, 6 तिया 18, इसलिए यहाँ हो जाएगा टोटल x बराबर 3। पुनः y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर हो गया c1 a2 का मान हो गया, c1 का मान 7 गुने a2 का मान हो गया 3 माइनस 15 गुना 1 बटे 1 गुना -3 -3 गुना -3,
आगे यहाँ लेकर चलेंगे हम लोग 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 15 बटे माइनस 3 प्लस 9, 21 15 हो जा रहा है 36, 5 1 6 2 1 3, 36 बटे 6, 36, इसका 6 आंसर है। 3.5 एक बार कन्फर्मेशन कर लेता हूँ। यहाँ x का मान 4 कहीं मिस हो रहा है, x का मान 4, y का मान -1 कहीं ना कहीं यहाँ 24 15 45, सॉरी 7 यहाँ हो जाएंगे, यहाँ मिस हुए हैं, 3 7 21 होंगे, यहाँ हमने 27 लिखे हैं, 5 में 1 गया आपका, यहाँ 24 बच जाएंगे और 6 चौका 24, y का मान हो गया हमारा 4, सॉरी x का मान हो गया 4, और जब हम y का मान पे आएंगे तो 7 गुने B1 A1 C1 A2, C1 का मान हो जाएगा -7, हाँ ये -21 प्लस 15, यहाँ बच जाएगा आपका -6 बटे 6, तो हो जाएगा यहाँ -1, इसलिए हमारा y का मान हो गया -1। यहाँ अतः आंसर लिख देंगे, अतः में लिख देना हमको, अतः में x का मान 3, y का मान यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ सही किए थे, x का मान 3 और सॉरी x का मान 4 और y का मान -1, x का मान 4 y का मान -1, यह हमारा आंसर हो गया। लिख देंगे x प्लेन में वहाँ, अतः में x का मान 4 y का मान -1। इस तरह से हमारा ये सवाल हुआ। यहाँ गुना करने में थोड़ा सा मिस हो गया, तो इसको सही कर लेंगे, -7 गुना -3 करेंगे तो यहाँ +21 होगा, +21 गुना माइनस करेंगे तो -21, 45 में 21 जाएगा 24 बटे 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 4। तो x का मान 4, y का मान 1। इस तरह से हमारा इसका प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त हो गया। तब 4 नंबर हमारा 1 नंबर का सभी सवाल बन गया। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए, डाउट क्लियर कर देते हैं। इसमें से क्या डाउट है आपको बताना है, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो इसको आप लोग लिखिए, तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले इसको साफ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दो का 1 नंबर सवाल देखेंगे। ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका सवाल है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by 3a + b - 2। ये हो गया हमारा सवाल। इस तरह का सवाल दिया हुआ है, हमको इसका
हल करना है। देखिए ए और बी के किस मान के लिए, यहाँ बोला है ए और बी का मान निकालना। ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसको ज़रा फोकस कीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये जो दिया गया है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए हमें ज्ञात करना है, तो पहले लिखेंगे जो समीकरण दिया है सॉल्व लिख देंगे। दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ तो -7 इक्वल टू 0। फिर हम लोग लिखेंगे, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7, a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर a प्लस बी, c2 बराबर -3a प्लस बी माइनस 2। ये हो गया। चूँकि यहाँ लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए इसका फॉर्मूला होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों फॉर्म बड़े होंगे, तीनों फॉर्म बड़े होंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरह का फॉर्म होंगे। तो a1 बटे a2 का मान हो गया 2 बटे a माइनस बी, 3 बटे a प्लस बी माइनस 7 बटे -3a प्लस बी माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आगे इसको लेकर चलेंगे, या तुलना करने पर, आप लिख देंगे तुलना करने पर। यहाँ करना क्या है, x और y जो यहाँ तीनों बराबर हैं, अर्थात इसके कहने का आशय तीनों बराबर, इसके बराबर ये हैं और इसके बराबर ये हैं, या इसके बराबर ये हैं इसके बराबर ये हैं। आपको जो मेथड से लोगे उसको हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बराबर कर देते हैं c वाले से, 3 यहाँ c वाले से बराबर कर दें या डायरेक्ट कर दें। तुलना करने पर 2 बटे a माइनस बी बराबर 7 बटे लास्ट वाले से करा देते हैं 3a प्लस b माइनस 2। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो हमारा हो जाएगा 3 दूने 6x 6a प्लस 2b माइनस 2 दूना 4, 7 एका 7 है 7a माइनस 7b। या टोटल करेंगे, इसी को हम लोग उस पार लेकर चल जाएंगे। 7a माइनस 7b ऑलरेडी में है, इसी को उस पार लेकर जा रहे हैं। प्लस 6 है, इधर आएगा माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 बराबर 0 हो जाएंगे। अर्थात समीकरण को पलट दिया, इसको इधर उसको उधर, उसके बाद इधर ला लिए, तो प्लस 6 है बराबर के उस पार जाएंगे, -6 प्लस 2b तो माइनस माइनस है तो प्लस। इस तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 में 6 जाएगा a, और यहाँ 7b में 2 जाएगा 7b और ये 2b, तो 7 2 9 और 9b हो गया। फिर उसके बाद हो गया प्लस 4, यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 0, यहाँ लिख देंगे 9b माइनस 0। ये हो गया समीकरण हमारा थर्ड। ये समीकरण थर्ड निकला। पुनः इस बार मैंने x वाले की तुलना कराया इसके साथ, इस बार मैंने इसको तुलना कराऊंगा। 3 बटा a प्लस बी बराबर 7 बटे
3a प्लस बी माइनस 2। या करेंगे 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर 7a प्लस 7b। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 बराबर 0। इसलिए यहाँ हो जाएगा 9 में 7 जाएगा 2a, 3 में 7 गया 4b माइनस 6 बराबर 0। या कॉमन ले लेंगे 2 हम, a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। ये गुने से 2 जल जाएगा उधर भाग में, इसलिए टोटल हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 4। यहाँ देखिएगा समीकरण 3 और समीकरण 4, यहाँ जब हम लोग तुलना किए, यहाँ क्या किया मैंने, इसकी तुलना मैंने अंतिम वाले से कराया, फिर से इसकी तुलना मैंने दोनों की तुलना अंतिम वाले से कराई। ये हमारा x और y वाला जो फॉर्म होता है, दोनों को हम लोग तुलना कराए। इस विधि से यहाँ x y का मान है नहीं, लेकिन मैंने तुलना कराया। मैंने बताया इसके बराबर ये हैं, इसके बराबर ये हैं, या इसके बराबर ये हैं, या इसके बराबर ये हैं, अर्थात तीनों इक्वल हैं, तो किसी का किसी के साथ भी तुलना करा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये तुलना कराया तो समीकरण ये हमें प्राप्त हुआ। सेकेंड टाइम जब हमने ये तुलना कराया तो सेकेंड टाइम में हमको ये हल निकला, ये वाला समीकरण आया था। इस समीकरण के माध्यम से अब हम लोग इसको आगे चलाएंगे, आगे बनाएंगे कि क्या कहना चाहता है ये आगे सब आगे चल करके। प्लस और हाँ, अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं। अब यहाँ तक लिख लिए होंगे तुलनात्मक में, तो उसके बाद हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इसको मिटा देते हैं, तब उसके बाद वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से ही हल करेंगे। अब वज्र गुणन विधि से ए और बी का मान निकालना है, तो यहाँ हो गया वज्र गुणन विधि से डायरेक्ट पहले लिखिएगा समीकरण 3 तथा 4 से a1 बराबर हो गया आपका 1, b1 बराबर हो गया -9, c1 बराबर हो गया 4, a2 बराबर हो गया 1, b2 बराबर हो गया -2, c2 बराबर हो गया नहीं C2 बराबर हो गया -3। चलिए देखते हैं आगे चल करके हम लोग सूत्र से, या इस चूंकि वज्र गुणन सूत्र से, वज्र गुणन सूत्र से x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 -9 गुने -3 -2 गुने 4 बटे 1 गुने -2 -1 गुने -9 प्लस 27 प्लस 8 बटे -2 प्लस 9 35 बटे 7 7 पचे 35। यहाँ हमारा a का मान जो यहाँ हमारा x y का मान तो है नहीं, तो यहाँ वज्र गुणन से हो जाएगा a वाला सवाल है। यहाँ a और b का मान निकालना है, तो यहाँ a का मान ही निकलेगा, a का मान। तो जहाँ x y होगा तो वहाँ x y निकलेगा, जहाँ a b है तो वहाँ a b का फॉर्मूला लगाएंगे। पुनः यहाँ लिख दीजिएगा चूँकि a बराबर 5, a का मान 5 हो गया। पुनः b बराबर फार्मूला c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। c1 a2 का मान हो गया 4 गुने 1, c2 का मान हो गया -3 गुने 1 बटे 1 गुना -2 -1 गुने -9, 4 प्लस 3 बटे -2 प्लस 9, 7 बटे
7 बराबर 1, इसलिए हमारा यहाँ b का मान हो गया 1। देख लीजिए सवाल का आंसर जरा मिला दीजिए, जरा बताइएगा अभी आंसर ये है क्या, a का मान 5, b का मान 1, a का मान 5 और b का मान 1, क्या यही आ रहे हैं, a का मान 5 और b का मान 1। यहाँ हालांकि a b है तो यहाँ a का मान ये आएगा, x y का मान नहीं, a का मान 5 और b का मान 1। यहाँ फाइनल जो बोला था a और b का मान हमारा निकल गया। इसमें जो सवाल में डाउट है बताएंगे क्या किधर से हुआ, तो बस कुछ नहीं हुआ, वहाँ से मैंने तुलना किया, तुलना करा करके समीकरण निकाला और समीकरण के बाद हमने इसको इसको वज्र गुणन विधि से हल करा दिया। उससे पहले सबसे पहले हमने किया कि जो मेथड बोला है, जो स्वरूप बोला था, इन्होंने अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बोला था, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला का यूज किया हुआ था। तो इस विधि से हम लोग इस तरह से a और b का मान निकाल करके दूसरा का पहला सवाल जो था a और b का मान हमने निकाल कर हल कर ले। इसके आगे भी हैं, आगे जो विधि से होंगे उसको हम लोग हल करेंगे, तब तक आप इसको लिखिए। लिख लिए होंगे तो हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन 2 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। जरा फोकस करना है, माइंड को कंसंट्रेट करके, ताकि हिसाब देखिएगा बहुत ही इजी से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब इसका दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, दूसरा का दूसरा। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण है 3x यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। ये हो गया हमारा सवाल। अब इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा हल करके देखते हैं कि इसको कैसे बनाना। देखिए अबरी बार बोला है कि के किस मान के लिए, सवाल जरा फोकस करके पढ़िएगा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म दिया गया है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो लिखिएगा दिया है तीन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 1, a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1, c2 बराबर 2k प्लस 1। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सूत्र से कोई हल नहीं के लिए तुलनात्मक विधि से कोई हल नहीं के लिए, जब कोई हल नहीं होंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2।
कोई हल नहीं के लिए ये फार्मूला होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। इसका कोई हल नहीं के लिए ये फार्मूला हुआ। तो इस विधि में हम लोग बैठाएंगे 3/2 यानी 3/3/2k - 1 इक्वल टू 1/k+1 इक्वल टू -1 अपॉन -2k+1। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद या में तुलना करा देते हैं 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। यहाँ k लिखे हैं k - 1। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 3k - 3 2k - 1 या 3k - 2k - 1 + 3 या k = 2। इसलिए डायरेक्ट k का मान हमारा 2 निकल गया। इसमें k का मान बोला था निकालने के लिए, हमारा k का मान 2 निकल गया। इसमें k का मान हमारा 2 निकला। इस तरह से हमारा k का मान 2 निकला। यहाँ तक समझ में आई? जो विधि से बोलेगा, जिस मेथड से बोलेगा, उससे हम लोग तुलना करके निकाल सकते हैं और हम लोग बना सकते हैं। x और y के माध्यम से हमारा यहाँ k का मान निकला। ये बोला था कोई हल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कोई हल नहीं के लिए फॉर्मूला लगा करके k का मान निकाल लिया। अभी इसमें से कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। k का मान बोला था, k का मान निकाल करके आंसर लिख दिया गया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहना चाहता है। हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धैर्यपूर्वक होते हुए, समझते हुए हम इसको बनाना है, ताकि समझ ही जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ये दिया है समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा वज्रगुणन विधि से हल करें और किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। और इसमें कहा गया है किस विधि को आप उपयुक्त मानते। 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये 9 और ये 4। इस तरह से हमारा ये दिया था कि इसका मान इस बार निकालना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन। अब इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। प्रतिस्थापन और वज्र, प्रतिस्थापन विधि आप खुद हल कर लेंगे सॉल्व से, हम इसको वज्रगुणन विधि से हल कर देते हैं। दिया है और आपको बताना है कि कौन सा मेथड अच्छा लगेगा। फिर हमें भी कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ दिया गया है 8x + 5y - 9 = 0। फिर हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ये जो दिया है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से A1 का मान हो गया 8, B1 का मान हो गया 5, C1 का मान हो गया -9, A2 का मान हो गया 3, B2 का मान हो गया 2, C2 का मान हो गया -4। जब हम लोग इस विधि से देखेंगे तो यहाँ चूंकि सूत्र से वज्रगुणन विधि से x बराबर B1 C2 - B2 C1 बटे A1 B2 - A2 B1। आगे चलेंगे B1 C2 5 × -4 -
2 गुने -9, यहाँ हो जाएगा A1B2 8 गुने 2 -3 गुने 5, आगे करेंगे -20 प्लस 9 दूना 18 बटे 16 -15 -2 बटे 1, इसलिए हो जाएगा हमारा x का मान -2। x का मान हो गया हमारा -2। अब लिखेंगे पुनः तथा y बराबर C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1, C1A2 माइनस 9 गुना 3 माइनस 4 गुना 8 और 8 गुने 2 घटा 3 गुने 5 -27 प्लस 32 बटे 16 -15 5 बटे 1, इसलिए हो जाएगा हमारा y का मान 5। अतः लिख देंगे x का मान -2, y का मान सीधा सीधी 5। x का मान -2, y का मान हो गया 5। यहाँ आंसर लिख देंगे। ये हुआ हमारा वज्र गुणन विधि से x का मान 2 और y का मान -2 और y का मान हो गया 5। तो ये हुआ हमारा वज्र गुणन विधि से। आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देखेंगे। क्या प्रतिस्थापन विधि से भी इतना ही आंसर आ जा रहा है? आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन दोनों में इजी मेथड जो है वो बताइएगा कि इजी मेथड कौन सा है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखते हैं 4 में लैंग्वेज वाला सवाल है। लैंग्वेज वाले सवाल में क्या कहना चाहता है। जल्दी जल्दी से आप इसको लिख भी लेंगे ताकि नोट्स भी करते जाएंगे, ताकि आसान हो, आप इसको फिर से बना सकें। अब चलेंगे 4 का पहला नंबर सवाल में। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। देखिए कि कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके हल। यदि उसका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से हल कीजिए। किसी भी बीजगणित विधि से, कोई भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। कोई भी विधि से, ये जरूरी ही नहीं है कि आप इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। कोई भी विधि से आप इसको हल करके निकाल सकते हैं जो दिया गया है। अब इसका दिया है पहला सवाल। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन के लिए 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, अदा करने पड़ते हैं।
जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपया 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। प्रतिदिन के नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। देखिए सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था लिखने में। इस सवाल को आइए हम लोग देखते हैं क्या कहना चाहता है। अब पहले सॉल्व से लिख देते हैं। उसके बाद देखिए एक हॉस्टल में, हॉस्टल का मतलब छात्रावास, एक हॉस्टल में यानी छात्रावास के लिए मासिक व्यय का भाग एक नियत है, अर्थात महीनवारी उसका फिक्स है कि एक महीने में जैसे सामान्य तौर पर 2000 रुपया लिया जाता है पर महीने का, पर बेड का, यानी 1000 रुपया लिया, यानी डबल बेड का 2000 रुपया लिया जाता है, या तो बड़े शहर में 2000 3000 जो भी उसका फिक्स होता है वो लिया जाता है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया, अर्थात रूम का रेंट फिक्स है, छात्रावास में हॉस्टल का फीस जो है फिक्स है, और जितना दिन एक्स्ट्रा में आप भोजन कीजिएगा वो आपको अलग से रुपया देना पड़ेगा। तो एक विद्यार्थी जो कि ए है, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ए नाम का एक विद्यार्थी था जो 20 दिन भोजन करता है, वह 1000 रुपया दिया, और जबकि बी विद्यार्थी जो था वह 26 दिन भोजन करता है तो वह 1180 रुपया दिया, उन्होंने 1180 रुपया अदा किया। तो बताइए कि इसका कितना कितना फीस है। तो लिख देंगे यहाँ, माना कि मासिक नियत व्यय, मासिक नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। यहाँ तक दे दिया, प्रतिदिन भोजन का अतिरिक्त मूल्य का भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से पहली स्थिति में जो नियत वाला भाग है वो तो नियत रहेगा ही, जो एक्स्ट्रा दिन भोजन किया ये नियत प्लस एक्स्ट्रा दिन जो भोजन किया 20 हुआ है, टोटल मिलाकर के इन्होंने 1000 रुपया अदा किया। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। इसी को हम लोग अगर शॉर्टेज करेंगे इधर लेकर आएंगे, या तो ये बोला है कि कोई विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई भी बीजगणित विधि से, तो यह सबसे आसान मेथड होगा विलोपन विधि से। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरी विधि से, दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे बी को 26 दिन भोजन करना पड़ा है, 26 दिन भोजन करना पड़ा, 1180 रुपया दिया, 26 दिन भोजन किया तो 1180 रुपया दिया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से या झांप तोप नियम से, विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, घटा दिए x का मान कैंसिल, माइनस 6y बराबर 180 माइनस
180, यहाँ हो जाएगा -180। देखिए यहाँ बोला गया है, ये जरूरी नहीं है कि आप वज्र से ही बनाएंगे, यहाँ डायरेक्ट बोला गया किसी भी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ हमने विलोपन विधि को एक्सेप्ट किया है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड घटाने पर, इसलिए कि x x दोनों में बराबर है, इसलिए हम इसको बिना गुना की इजी से बना सकते हैं। 20 में 26 घटाना है तो -6, 1100 में 1000 में 1180 घटाएंगे तो -180 हो जाएगा। इसलिए यहाँ टोटल करेंगे, y का मान हो जाएगा, या y का मान हो जाएगा -180 बटे -6, इसलिए y का मान हो गया 30, इसलिए y का मान हो गया 30। तथा लिखेंगे, तथा पुनः, या तो डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर x + 20y बराबर 1000, x + 20 × 30 बराबर 1000, x + 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 घटाओ 600, इसलिए x का मान हो गया 400। अर्थात यहाँ लिख देंगे, अतः फाइनल में मासिक नियत व्यय, मासिक नियत भाग व्यय बराबर x बराबर 400 रुपया, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y बराबर 30 रुपया। अर्थात एक महीना का रूम का किराया 400 रुपया दिया और एक दिन भोजन किया, उसके लिए 30 रुपया अलग से देना पड़ा। अर्थात पर दिन 430 रुपया का, पर जो है ना 30 रुपया के दर से भोजन किया और एक महीने में 400 रुपया रूम का किराया हो गया। तो यहाँ इस तरह से हमारा ये निकला आंसर इसका, x का मान 400, y का मान 30, 400 और 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आंसर इसका कंफर्म कर लेंगे तो आंसर देख लेंगे, 400 और 30 इसका सही करेक्ट आंसर है, 400 और 30 इसका हो गया। तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे। सबसे पहले जो मानने के लिए, पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, हर चैप्टर में जो मानना है वो नीचे में ही सबसे पहले दिया रहता है कि आपको मानना क्या है, नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य। हिसाब यहाँ पढ़ना पड़ेगा तभी गढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब तो काम नहीं होने वाला है। इस पर फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। आप लोग इसको जल्दी जल्दी से इसको नोट्स भी कर लेंगे ताकि आगे एक बार भूल जाए तो फिर दोबारा आप इसको देखकर बना सकते हैं। चलिए लिख लिए होंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। देखिए इस तरह के कंडीशन को ज़रा फॉलो करना है। इस बार भी वही है जो पहले भी बना चुके हैं, अंश और हर वाला। सबसे पहले हमें ज्ञात है
कि भिन्न के लिए, किसी भी भिन्न के लिए हमें ज़रूरत है अंश बटे हर, क्योंकि भिन्न का फॉर्मूला ही होता है, भिन्न बराबर जो फॉर्मूला होता है अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर। भिन्न का फॉर्मूला जो होता है अंश बटे हर होता है। अंश बटे हर के माध्यम से हम लोगों को बोला गया है भिन्न निकालने। तो भिन्न पर ध्यान देंगे तो भिन्न के लिए ज़रूरत है, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर बराबर x बटे y। प्रश्न से पहली स्थिति में x बटे y, अब कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाते हैं, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। केवल अंश में से एक घटाते हैं, हर को कुछ नहीं करते हैं, केवल अंश में एक घटाते हैं तो 1/3 हो जाती है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन 3x - 3 बराबर y, या इसलिए कर देंगे डायरेक्ट टोटल 3x - y बराबर 3। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरी स्थिति में या पुनः दूसरी स्थिति में x बटे y, यह कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ते हैं। जब उसके हर में हम 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाते हैं। तो या करेंगे 4x बराबर y + 8, इसलिए 4x - y बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8, -x बराबर 8 में 3 जाएगा 5, ये माइनस माइनस खत्म, इसलिए x का मान हो गया 5। पुनः या तो डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर 3x - y बराबर 3, 3 × 5 - y बराबर 3, 15 - y बराबर 3, या -y बराबर 3 - 15, या -y बराबर -12, इसलिए y बराबर हो गया 12। अभी और लिखना है इसमें, इधर तीसरा लाइन खींचते हैं। अतः अंश बराबर x बराबर 5, हर बराबर y बराबर 12, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y बराबर 5/12। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। यह इसका करेक्ट आंसर हुआ 5/12। ये भिन्न वाला 5/12 हुआ। इस सवाल में तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो हम लोग इसके अगले सवाल में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 में। 4 का 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है 4 का प्रश्न नंबर 3। तीन नंबर, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए।
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तीन अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर एक अंक की कटौती की गई यदि उसे सही उत्तर पर चार अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर दो अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अच्छी बात है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इन सवाल को जरा फोकस करना है। देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 5 बार पढ़िए। सवाल को पहले पढ़िए, जरूरी नहीं है कि देखते ही बन जाएगा। सवाल को पहले पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार, जितनी बार दिल करे उतनी बार पढ़िए। जितनी बार करे, दिल से लेकर दिमाग तक, जब तक नशा नहीं चढ़ जाए हिसाब का, तब तक इसको पढ़ते रहिए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है। सबसे पहले प्रश्न जो थे सही भी थे, कुछ गलत भी हुए, सही भी थे और गलत भी हुए, और अंतिम में आकर के पूछते हैं टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नोत्तर की संख्या x तथा गलत प्रश्नोत्तर की संख्या y। प्रश्न से पहली स्थिति में 40 अंक अर्जित किया जब उसको सही पर 3 अंक मिलता है, 3 गुना सही, 3 गो सही पर मिल जाता है, और जबकि गलत पर उसका कटता है 1 गुना y, 1 अंक कटता है पर प्रश्न के लिए 1 गुना y, तो कुल मिलाकर वह 40। 3 मिला पर, और पर गलत पर 1 अंक काट लिया, फिर भी उसको 40 नंबर मिला। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरी स्थिति में सही पर उसे 4 अंक मिलता है और गलत पर उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो वह 50 अंक प्राप्त करता है। यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 50, 25 हो गया, इसलिए 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ हो गया समीकरण फर्स्ट, यहाँ हो गया समीकरण सेकेंड। अब करेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल। x बराबर 40 में 25 जाएगा 15, ये हो जाएगा x का मान 15। यहाँ हम लोग आगे लेकर चलेंगे, चूँकि x का मान हो गया है 15। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर 3x माइनस वाई बराबर 40, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, या 45 माइनस वाई बराबर 40, या 45 माइनस 40 बराबर वाई, इसलिए वाई बराबर सीधा सीधी हो गया 5। अतः सही प्रश्नोत्तर की संख्या x बराबर 15, गलत प्रश्नोत्तर की संख्या y बराबर 5, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई 15 प्लस 5 बराबर 20। आंसर क्लियर। कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी, कुल प्रश्नों की संख्या 20। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नों की संख्या, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई। कुल प्रश्नों की संख्या हमारा y। सही और गलत जो भी थे प्रश्न ही थे ना, तो यहाँ कुल प्रश्न बता रहे हैं, सही और गलत दोनों जोड़ देंगे तो ये हो गया कुल प्रश्नों की संख्या हमारा 20, जो हुआ कुल प्रश्नों की संख्या हो गया। इसमें से कोई डाउट बताएंगे? तो यहाँ जो था सबसे पहले बोला था यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, जबकि उसको सही पर 3 अंक मिला। सही पर 3 अंक मिलने का मतलब हुआ एक सही पर 3 अंक मिला तो 3 गुना x 3x, गलत पर 1 कट जा रहा है, यहाँ माइनस जो लिखे हैं गलत पर 1 कट जा रहा है। गलत पर 1 कटने का मतलब हुआ कि घटेगा, 1 कटेगा तो घटेगा, तो 3 मिला, एक गलती पर 1 कटेगा तो यानी घटेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा 40, 3 गुना में 1 मतलब घटाने पर बाद भी 40 मिला। फिर दूसरी स्थिति में 1 सही पर 4 अंक मिला, बल्कि 1 गलती पर 2 कटा, 4 मिला है 2 1 गलती पर कटा है, तो फिर भी वह 50 अंक प्राप्त किया है। इस तरह से समीकरण को निकालने पर हमें 15 5 20, इस तरह से हमारा सवाल का आंसर हो गया। कुल प्रश्नों की संख्या 20। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, आप लोग इसको उतारे, इसको देखें तो फिर हम लोग अगले 4 नंबर सवाल चलेंगे, 4 के 4 में, जो कि हमारे एनसीईआरटी में अधूरा सवाल है। एनसीईआरटी में अधूरा सवाल है, अर्थात कुछ लाइन कुछ पंक्तियां छूट गई हैं, इसलिए ये सवाल एनसीईआरटी वाले में कभी कभी हम फंस जाते हैं, इसलिए वो सवाल हम पूरा लिख करके बनाएंगे। देखेंगे अगले सवाल में क्या कहता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में, 4 का 4 में ये 4 का 4 नंबर सवाल है। पुराने वाले में थोड़ा सा अधूरा है, इसमें से एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी एक 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी बी से एक ही समय चलना शुरू करती हैं। एक ही समय
चलना शुरू करती है या प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों में भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। यहाँ दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं यहाँ इस पर चलने के लिए शुरू करते हैं। दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहले सवाल को पढ़ेंगे। ये सवाल, एक राजमार्ग है, एक सड़क है, उसमें 2 बिंदु हैं ए और बी, वह 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात सबसे पहले हमारा ये जो राजमार्ग है ए और ये बी, यहाँ से टोटल दूरी हमारा 100 किलोमीटर है। यहाँ दिया गया है एक राजमार्ग ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये कार इधर से चलना शुरू करती हैं, दूसरा कार बी से चलना शुरू करती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिशा में, यानी सेम टू सेम चाल, मतलब भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। अर्थात ए कार भी इधर से चल रही है, बी कार भी इधर से चल रही है। ए कार भी इधर से चल रही है, बी भी अपनी दिशा से चल रही है, दोनों एक ही दिशा में। और तो वे एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेंगे ही, कहीं ना कहीं जाकर के वो तो मिलेंगे ही। संयोगवश हुआ कि वह कार जो वह दोनों एक दूसरे से 5 घंटे बाद जाकर के मिला। दोनों चल रहा, एक चल रहा, इसे चल रहा है, दूसरा भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन दोनों कार की चाल भिन्न भिन्न है। कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, यहाँ 5 घंटे के बाद मिल जाता है। फिर यदि वे विपरीत दिशा में चले, ये कार इस दिशा से चले, बी कार इस दिशा से चले, दोनों अगर विपरीत दिशा में चलते हैं, ये पहली स्थिति का दृश्य है। ये दूसरी स्थिति वाले में यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद चलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ देखना है, देख बेटा, सवाल में यहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, थोड़ा सा फंसाने के लिए सवाल हमें यहाँ ज्ञात कर लेना है। ट्रेन हो, बस हो, रेलगाड़ी हो या कार हो, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही होती है, 2 अलग अलग बिंदुओं से भिन्न भिन्न चाल से जब दोनों एक ही दिशा में चल रही होती है, तो वहाँ हमारा जो औसत चाल होता है वो हमारा घट जाता है। यहाँ देखना है, जब दोनों कार एक ही दिशा में, या ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो, वैन में, व्हीकल्स में, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो औसत चाल घट जाती हैं।
दूसरी स्थिति में याद रखना, एक इधर से ट्रेन जा रहे हैं पूरब की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर आ रहे हैं, दोनों का जो मिलन होंगे, दोनों का, उस स्थिति में औसत चाल जुटेंगे, औसत चाल जुटेंगे। विपरीत अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में दोनों का चाल क्या हो जाएंगे, जुटेंगे। तो यही यहाँ समझने में उलट पुलट होता है। तो यहाँ औसत चाल इसमें बदल जाते हैं, तो नाव और धारा वाला में वो अलग होते हैं, मगर ये जो व्हीकल्स की है, सवारियों की, जैसे बस हो, कार हो, टोटो हो, टेम्पू हो, रेलगाड़ी हो, कोई भी व्हीकल्स में हो, चक्का वाला वाहन, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, तो उसमें से समान दिशा में औसत चाल घटते हैं और विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर्स तथा कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर्स, चूंकि लिख देंगे दोनों कारों की समान दिशा में चलने पर औसत चाल, औसत चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स तथा दोनों कारों की विपरीत दिशा में चलने पर औसत चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स। ये हुआ x और y। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक समझ में आई ना, कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। आइए, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में हुआ यूं है कि एक ही दिशा में चलते हैं, समान दिशा में, ये कारें भिन्न भिन्न चाल से चलती हैं, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। समय क्या दिया है यहाँ, 5 घंटे बाद मिलती हैं। समय क्या दिया है, 5 घंटे बाद मिलती है। अगर हम समय बराबर फॉर्मूला लगाते हैं दूरी बटे चाल, कुल दूरी हमारा कितना है, 100 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर दूरी है हमारा। तो यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर, क्या लिख देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ दिया है समय 5 घंटा और दूरी है आपका 100 किलोमीटर। पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए तो आसान हो जाएगा। दिया है कुल दूरी बराबर 100 किलोमीटर, कुल दूरी बराबर 100 किलोमीटर। अनुकूल में लगा समय 5 घंटा, विपरीत यानी प्रतिकूल में, विपरीत में लगा समय 1 घंटा। अब आइए प्रश्न से, पहली स्थिति में पाँच बराबर 100 बटे x माइनस वाई, यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि समय बराबर फार्मूला होते हैं दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। 5 घंटा समय है जब वह अनुकूल दिशा में, बिल्कुल सेम टू सेम दिशा में, बिल्कुल सेम टू सेम दिशा में, अर्थात अनुकूल दिशा में जब चल रही होती है, तो वहाँ औसत चाल जो हुआ x माइनस वाई हुआ। तो समय दिया था 5 घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर हमें या तो डायरेक्ट 5 से करा देंगे 20, x माइनस वाई बराबर डायरेक्ट हो गया 20। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम यहाँ आएंगे पुनः दूसरी स्थिति में। इस बार हमारा 1 घंटा लगा है, 100 किलोमीटर की दूरी है लेकिन विपरीत दिशा में चला है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 100। ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ भी लिख देंगे चूंकि समय बराबर फॉर्मूला हुआ दूरी बटे चाल, समय बराबर फॉर्मूला हुआ दूरी बटे चाल, दूरी और चाल के अनुसार से हमने बनाया। अब लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, नहीं जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, ये हो गया 2x बराबर 120, यहाँ हो गया 60, इसलिए x का मान हो गया 60। x का मान हुआ यहाँ 60। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 20, 60 माइनस वाई बराबर 20। यहाँ आगे लेकर चलेंगे हम लोग 60 माइनस 20 बराबर y, इसलिए y बराबर हो गया 40, y हो गया 40। अतः फाइनल लिख दीजिएगा कार A की चाल, कार A की चाल बराबर x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर तथा कार B की चाल बराबर y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर्स। यही हो गया आंसर, 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। कार A की चाल 60 किलोमीटर पर आवर्स और कार B की चाल 40 किलोमीटर पर आवर्स, तो तब जा कर के यह दोनों समान दिशा में चलने पर 5 घंटे के बाद मिलेगा और विपरीत परिस्थिति में चलने पर यह कुल मिलाकर के 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 घंटे में विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का आमना सामना कर लेंगे, अर्थात आर पार हो जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? यहाँ औसत चाल में ही डाउट होता है, यहाँ औसत चाल क्या होगा, इस औसत चाल पर ध्यान देना। फिर से जब समान दिशा में, जैसे कि ये ट्रेन इधर से जा रहे हैं इस ट्रैक पर और दूसरा ट्रेन इधर से जा रहे हैं लेकिन दूसरे ट्रैक पर उधर से जा रहे हैं, दोनों समान दिशा में ही चल रहे हैं, दोनों समान दिशा में ही चल रहे हैं, तो इस स्थिति में जब दोनों कार का जो औसत चाल होगा वो घट जाएंगे और जब विपरीत दिशा में चलेंगे, जैसे एक ट्रेन इधर से जा रहा है एक ट्रैक उधर से आ रहा है, दोनों का आमना सामना जो होगा अर्थात मिलन जो होगा, उस समय औसत चाल हमारा जुट जाएगा अर्थात बढ़ जाएगा। इसी बात पर हमें फोकस करना। अब रही बात यहाँ समय का ही क्यों लगाए, हम लोग चाल में भी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। उस स्थिति में हम बनाएंगे, यहाँ आकर के आगे चल करके लिखना होगा 5 घंटे में एक कार द्वारा चलने में चली गई दूरी 5x, फिर b द्वारा 5y, तो फिर जा कर के तब बात तो वहीं पहुँच जाएगा। इसलिए किसी भी अच्छे तरीके से इसको समझिए और आसानी से इसको बना दीजिए 60 और 40। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। तो 4 का ये 5वां नंबर सवाल है। पांचवा नंबर सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई
कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात करें, अर्थात आयत की भुजाएं ज्ञात करें। आयत का जो विमाएं हैं उसको ज्ञात करें। चलिए, तो लगभग इजी ही सवाल है, सब कुछ इजी ही है, समझेंगे तो सब कुछ इजी है, नहीं समझे तो बहुत बिजी हैं। देखिए, आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती हैं और विकर्ण होते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखने के बाद आयत का फिगर बना देंगे। ये हमारा आयत बन चुका है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। चलिए, आप देखिएगा दिया है, सॉरी माना कि दिया नहीं है कुछ, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, x इकाई लिख दीजिए या x, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। देखिए, अब जरा फोकस कीजिएगा, एक आयत का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम जाता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं। लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं, तो यदि हम लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यहाँ सवाल फिर से देख लेता हूँ। यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई, सवाल ही गलत हो गया है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, इस बीच में छूटा है, तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं, 3 इकाई बढ़ाते हैं। इस बीच में लाइन छूट गया था, इसको जरा देख लेंगे। यहाँ का एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाते हैं यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है चौड़ाई को, तब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसलिए लंबाई मान लिया, चौड़ाई मान लिया, इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात x गुना y हो जाएगा। अब आएंगे प्रश्न से पहली स्थिति में, प्रश्न से पहली स्थिति में लंबाई में हम 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई में 5 इकाई
कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में 9 इकाई कम जाते हैं। यहाँ जो पहली स्थिति में प्रश्न से कहा लंबाई में 5 कमा दिए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, क्षेत्रफल में 9 कम जाते हैं, तो यहाँ मैंने कम किया, यहाँ लिख देंगे x माइनस 5 या टोटल एक्स वाई हो जाएगा, गुने कर देंगे प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस में है इधर आ जाएंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस 9 है, इधर आप पर प्लस 9 हो जाएगा, या तो डायरेक्ट इधर ही रहने देते हैं इसको अभी तक, या कर देंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई को इधर ले लिया माइनस 9 प्लस 15 को उधर भेज दिया प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 15 को प्लस 15, या x या एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y बराबर 6, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा देते हैं, पुनः दूसरी स्थिति में लंबाई में भी 3 चौड़ाई में भी 2 बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में टोटल 67 इकाई वृद्धि हो जाती है। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, या करेंगे या एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई प्लस 67 माइनस 6, एक्स वाई कैंसिल, इसलिए 2x प्लस 3y बराबर 61, ये हो गया सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, सेकेंड को 5 से गुना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा सेकेंड को 5 से गुना कर जोड़ने पर 5 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से पहले 3 तिहाई 9x माइनस 15y, 6 तिया 18, 5 गुना 10x प्लस 5 तिया 15y, 5 का 5 है 6 35 305, यहाँ 61, हम लोग इसको देखते हैं आगे चल करके, 10 9 19x 8 5 13 1 1 2, 8 5 13 1 1 2, 3 का 3, x का वैल्यू हो जाएगा 323, 323 हमारा 323 इसमें हो जाएगा 17 नमा 53 से x का मान हो गया इसमें 17, चूंकि x का मान हो गया यहाँ 17, इसको उसके बाद लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर फर्स्ट का मान हो गया 3x माइनस 5y बराबर 6, या 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, आगे लेकर चलेंगे हम लोग, या 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, 51 प्लस 6 बराबर 5, 17 तिया 51 प्लस 6 57 माइनस 5y, यहाँ ये 17 है इसका आंसर क्या 5 नंबर में 3.6 3.5 17 और 9 17 हो गया आपका, x का मान 17, y का मान निकालना है 17 तिया 51 माइनस 5y,
51 + 6 57 5y। ये तो एक में नहीं ले रहा है, 2 में देख, तो 17 दूना 34, 61 में 34, 11 में 4 गया 7, यहाँ 5 में 3 गया 2, 27, 3 नंबर 7। समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर 2x + 3y बराबर हो गया आपका 61। 2 गुने, यहाँ हटा देते हैं, 2 गुने 17 + 3y बराबर 61। 17 दूना 34 + 3y बराबर 61। 3y बराबर 61 - 34, या करेंगे 3y बराबर 11 में 7 गया, 11 में 4 गया 7, यहाँ 5 में 3 गया 2, 3 नंबर 27, इसलिए y का मान हो गया 9। अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई बराबर y बराबर 9 इकाई। आंसर हो गया 17 इकाई और 9 इकाई, 17 इकाई और 9 इकाई। इस तरह से हमारा 17 इकाई और 9 इकाई आंसर बना। थोड़ा सा ये आप किसी भी विधि से, जो विधि आसान हो उस विधि से हल बना सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, वज्र हो, या किसी भी मेथड से जो इजी लगे उसको आप बनाएंगे। यहाँ जिस तरह का कंडीशन आया उस कंडीशन के अनुसार इसको फॉलो करके बना दिया गया प्रश्नावली 3.5 को। हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आए फिर भी विदाउटली पूछिए, ताकि जो ना आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बताएंगे, तब तो आगे बताएंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में तब मिलेंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।